हमें तो धकेल रहा है पीआईबी की तरफ कि जाओ और जाके मसला हल करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हार्ट इशू में मां तव्हांजी मेज़बान सबिन मेमण। हार्ट इशू प्रोग्राम में अॼु जे मौज़ू खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कयो आहे ऐं तव्हां ताईं उन्हनि जा डिटेल्स पहुचाईंदासीं। उन में सेनेट इलेक्शन सर फ़हरिस्त आहे। सेनेट इलेक्शन जंहिंमें 152 सीटनि ते 144 मेंबरनि पंहिंजा फॉर्म पिणु जमा कराए छॾिया आहिनि, जंहिंमें 29 औरतूं आहिनि जेके मेंबर थियण जे लाइ कोशिशूं करे रहियूं आहिनि। पर सभ खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त जेका पार्टियुनि में हॉर्स ट्रेडिंग वारी सूरत हाल आहे, इल्ज़ाम तराशी वारी जेका सूरत हाल आहे, उहा तमामु घणी ख़तरनाक आहे। छा सेनेट इलेक्शन जो में मेंबर चूंडजण जो या सेनेट मेंबर थियण जो इहो ई तरीक़ेकार आहे? असां हॉर्स ट्रेडिंग वारे सिस्टम में खे ख़तमु छो न करे सघिया आहियूं? हुन में कीअं तब्दीली आणे सघिजे थी ऐं इन जो तरीक़ेकार छा थींदो आहे? अॼोके प्रोग्राम में असां हिन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु जेको MQM पाकिस्तान 22 अगस्त खां पोइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि मां मुख़्तलिफ़ मरहलनि मां गुज़रंदे अॼु MQM पाकिस्तान असांखे भेरो ॿीहर पार्टी सरबराह ऐं पार्टी मेंबरनि में इख़्तिलाफ़, जेके सेनेट मेंबरनि में मेंबरनि जे नालनि ते जेके इख़्तिलाफ़ हुआ उहे चोट चढ़ंदा विया। गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि खां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहा सूरत हाल तब्दील थींदी रहे थी। इन में कहिड़ियूं तब्दीलियूं ईंदियूं, इहे इख़्तिलाफ़ ख़तमु थी सघनि था, नथा ख़तमु थी सघनि। पर सभ खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त अहिड़ो वक़्तु अहिड़ा इख़्तिलाफ़ अचण जी नौबत छो थी पैदा थिए? पार्टियुनि में जेका पंहिंजा नवाज़ी वारी सूरत हाल आहे ऐं वरी जेके पार्टियूं ॿियनि पार्टियुनि मां मेंबर खणी अचण या उन्हनि खे ख़रीद करण जूं कोशिशूं कनि थियूं, सेनेट जहिड़े मोतबर ऐवान में इन इलेक्शन जी केतिरी अहमियत आहे? या इहे मेंबर चूंडिजी ईंदा या इलेक्ट थींदा त पोइ इहे कहिड़ो कमु करे सघंदा आवाम जे लाइ? इहा तमामु घणी अहम ॻाल्हि आहे। अॼोके प्रोग्राम में असां हिन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। MQM जी सियासत जे हवाले सां MQM पाकिस्तान जी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके पार्टी मेंबर्स, पार्टी सरबराह जूं जेके ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं, अचो त पहिरीं तव्हांखे उहे ॾेखारियूं। इफेक्टिव गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस के लिए, मौसर गवर्नेंस के लिए हुकूमत का सरबराह हो, पार्टी का सरबराह हो, उसके इख्तियारात होते हैं, उसके फैसले होते हैं और फिर जिम्मेदारियां भी वो उठा सकते हैं। सिर्फ जिम्मेदारियां वो उठाए, गलतियां वो करे और फैसले वो ना कर सके तो ऐसा निज़ाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलता। मैंने कहा कि एक फार्मूला सालिसी कमेटी ने प्रपोज किया है। अब जब तक सालिसी कमेटी का किरदार था तो उसे आप मज़ाकरात का नाम दे सकते थे। अब मज़ाकरात नहीं, बिजलास सूरत हाल है, उसमें हमारे मुखालिफ को ये मौका मिलता है कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करके लोगों को और डीमोरलाइज करे या मायूस करे। चुनाचे आपके सवाल की अहमियत है, इस सवाल को भी राब्ता कमेटी में ही रखा जाएगा कि आइंदा क्या ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए कि इस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। फारिग करने का मुझे फैसला आप सुनाएं तो मैं उससे पहले ऑफर करता हूं कि मैं रज़ाकाराना तौर पे पीछे हट जाता हूं, आप पार्टी चला लें। तो अगर जो शख्स पूरी दुनिया के सामने इतनी बड़ी ऑफर कर रहा हो, उसके मिजाज में, उसकी फितरत में ये कहां से होगा कि वो वीटो पावर चाहे? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिम्मेदारियां अगर सरबराह की है तो फिर इख्तियार भी सरबराह का होना चाहिए। मसला वही है। इलेक्शन कमीशन ये ऑफिशियली हमें दे दे जवाब, तो फिर हम देखेंगे कि उसका क्या कानूनी तरीक़ाकार है। इलेक्शन कमीशन, देखिए चंद कवानीन हैं पाकिस्तान। एक है सबसे सुप्रीम आईन पाकिस्तान, फिर कवानीन आते हैं जो आइन के ताबे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, और फिर उनकी रोशनी में आइन और इन दोनों कवानीन की रोशनी में जमातें अपना आइन बनाती हैं। ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों चीज़ों की रोशनी में MQM पाकिस्तान ने जो ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा है वो अभी तक हमारे इल्म में तो नहीं है कि उसको मुस्तरद किया गया हो। कम से कम MQM के आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि पार्टी के सरबरा या कन्वीनर को ये कोई इख्तियार है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के पास अगर वही आइन मौजूद है जो बदकिस्मती के साथ हम में से किसी भी फ़र्द की मर्जी के बगैर रात के अंधेरे में वहाँ जमा हो गया था, जिसके तहत पार्टी के सरबराह को वीटो पावर्स दे दी गई थी, तो वो एक अलग बात है। मेरे पास फारूक सत्तार भाई का दस्तखत शुदा आइन मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। उसके तहत ये इख्तियार सिर्फ राब्ता कमेटी का है। अगर पार्टी के कन्वीनर की मर्जी पार्टी के ही उसूलों और मंतक और मेरिट और रिवायात के बरखिलाफ होगी
तो फिर शायद हम उस बात को मानने से कासिर हैं, बल्कि यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बात को ना मानें। तो हमने नहीं माना और हमने यहाँ की गुफ्तगू की। मुझ पे खासे फारूक भाई खफा भी हुए, हालांकि 10 बार उनसे दरख्वास्त की थी कि आप तशरीफ लाइए, आप ही पार्टी के टिकट होल्डर्स को लेके जाइएगा। हमें कोई रोक नहीं रहा वकास भाई, हमें तो धकेल रहा है पीआईबी की तरफ कि जाओ और जाके मसला हल करो। और वो फरीक है एमक्यूएम के कारकुनान और अवाम और हमारे साथियों, लापता शहीद असीरों के घर वाले। मुझे नहीं मालूम कि पीआईबी कॉलोनी में फारूक भाई की जो टीम है उसको कौन रोक रहा है कि वो हमारी जानिब कदम ना बढ़ाए। कदम एक ही जानिब बढ़ाए जा रहे हैं, वहां से यहां नहीं आया जा रहा। और फायदा किसको होगा भाई? पीपल्स पार्टी को भी होने जा रहा है सेनेट में। नाज़रीन, मुख्तसर तरीन ये ॻाल्हि ॿोल मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन में अपडेट्स थींदा रहनि था ऐं अञा बि थींदा रहंदा। ॻाल्हि इहा आहे त इन तरह जी नौबत छो थी अचे। एमक्यूएम पाकिस्तान जी सियासत हमेशह इन तरह तोड़ फोड़ जो शिकार नज़र अचे थी। पार्टी डिसिप्लिन या नज़्म ज़ब्त जेका ॻाल्हि हुई, छा इलेक्शंस में पार्टियूं या पार्टी मेंबर इन हद ताईं ईअं विकामजंदा या हाउस ट्रेडिंग कंदा रहंदा? इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असांखे ज्वाइन कयो आहे तर्जे निगार हाफिज़ तारिक साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें अपना मौक़िफ़ देने के लिए ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब, मुझे बताइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत पे आप क्या तज्जिया करेंगे? पिछले 22 अगस्त से लेके जो पार्टी में तोड़ फोड़ हुई, उसके बाद कुछ दिनों से जो हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ देर में जो इजलास होगा उसमें सूरत हाल बेहतर हो जाए, इख्तलाफात ख़त्म हो जाए, लेकिन जो तस्वीर इख्तलाफात की सामने आई है उस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं सका, अगर मुझे दोबारा सवाल। हाफिज साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत जो है 22 अगस्त के बाद मुख्तलिफ दौराहों से गुजर के आज कुछ हमें बेहतर सूरत हाल में नजर आई थी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो सूरत हाल है, इस पे आप क्या कहेंगे? अगर मुख्तसर एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत पे तज्जिया किया जाए, अभी जो इख्तलाफात उभर के सामने आए, मुमकिन है आगे जाके ये चीजें बेहतर हो जाएं और ये चीजें खत्म हो जाएं, लेकिन जो कुछ सामने आया है अंदरूनी इख्तलाफात, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है एमक्यूएम के लिए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 23 अगस्त से जो एमक्यूएम आई है वो बिल्कुल नई एमक्यूएम है। इससे पहले जो एमक्यूएम थी, चूंकि उसकी जो बागडोर है वो अल्ताफ हुसैन साहब के पास थी और उन्हीं के फैसले चलते थे और किसी और की जरूरत नहीं होती थी कि उन फैसलों के ऊपर किसी किस्म का एतराज कर सके। इसी वजह से उनकी इख्तिलाफात की खबरें, उनकी दीगर चीजें सामने नहीं आती थी। और एमक्यूएम एक ऐसी पार्टी थी जिसे पाकिस्तान की जो है वो इंतहाई मुनज़्ज़म पार्टी कहा जाता था, और जो कहा जाता था कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जिस पार्टी के अंदर है। लेकिन 23 अगस्त से जो पार्टी आई, तो ये तमाम लोग जो अब आपको पार्टी में सरफेस पे नजर आते हैं, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ काम करते थे, हम असर थे। तो अब सबसे बड़ा मसला तो लीडरशिप का है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान ये कोशिश की है कि किसी तरीके से वो अपने आप को साबित कर सकें कि वो अल्ताफ हुसैन के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और इस पार्टी को चला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है, अब ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो इनके बाहमी इख्तिलाफात हैं उसने इस पार्टी का शिराजा बखेर दिया। और गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर जो ये सूरत हाल सामने आई है, अगर ये वक्ती तौर पर निमट भी जाती है और इनके आपस में मामलात वक्ती तौर पर दुरुस्त भी हो जाते हैं और सेनेट के मामलात पर इफ़हाम व तफ़हीम हो भी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिवीजन जो है वो खत्म हो जाएगी और ये दिलों से बातें निकल जाएंगी। ये बहुत गहरी जो है वो लकीर पड़ी है जिसके असरात आइंदा इस पार्टी पर होंगे। और अगर ये 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए तो आप ये समझें कि एमक्यूएम का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बिल्कुल इख्तिताम की जानिब चला जाएगा। और ये जो 2 ग्रुप, जिसको चाहे आप बहादराबाद और पीआईपी ग्रुप कहें, ये ग्रुप अगर अलग-अलग होते हैं तो इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान एमक्यूएम को होगा। और मैं नहीं समझता कि वो फिर आइंदा इंतखाबात में कोई सरवाइव करने की पोजीशन में होंगे। तारिक साहब, एमक्यूएम राब्ता कमेटी की जो फैसले हैं वो बड़े फाइनल समझे जाते हैं। आपको पता है कि शुरू से लेके जब इनके सरबराह कोई और होते थे 22 अगस्त से पहले, तब से भी जो बुनियादी फैसले वो राब्ता कमेटी करती थी, उनको फाइनल समझा जाता था। तो अब क्यों राब्ता कमेटी के फैसले, ऐसा क्या हो गया कि फारूक सत्तार साहब डट गए हैं कामरान टिसोरी के नाम पे? और ये भी जराए की खबरें हैं कि कामरान टिसोरी के हवाले से फारूक सत्तार साहब के पास के ऊपर किसी किस्म का दबाव है, किसी आला शख्सियत का। आप क्या तज्जिया होगा इस हवाले से? जी देखें, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पहले जो फैसले होते थे वो चाहे राब्ता कमेटी के होते थे या नहीं होते थे, लेकिन ऐलान यही किया जाता था और फिर ये ऐलान होता था
कि उस राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक जो है वो एमकेएम की क़यादत से करती है। लेकिन अगर टेक्निकल ग्राउंड से आप देखें और पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो जो राब्ता कमेटी है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर खड़ी हुई है। जो राब्ता कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स जो कोट कर रहे हैं उससे ये लगता है कि उन्होंने फारूक सत्तार साहब को टेक्निकल ग्राउंड से बहुत ज्यादा पीछे धकेल दिया है। कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि जो 10 अफराद ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं या अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राब्ता कमेटी में नहीं हो सकते। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से सामने आई है, जिसमें ये बात पता चली है कि 35 के करीब अरकान हैं जो इलेक्शन कमीशन में राब्ता कमेटी के रजिस्टर्ड हैं, जिनके नाम वहां मौजूद हैं और उसमें कोई सरकारी मुलाजिम या अनइलेक्टेड आदमी मौजूद नहीं है। इसी वजह से जो आज एक नया खत लिखा गया है जिसमें राब्ता कमेटी ने अपने आईनी इख्तियारात पर जो पार्टी आइन के इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार से पार्टी टिकट देने का इख्तियार वापस लेकर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे दिया है। तो इस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर राब्ता कमेटी इनकी सुप्रीम बॉडी है जो बहुत फैसले कर सकती है और जो राब्ता कमेटी अब जिन ग्राउंड से खेल रही है वो ग्राउंड जो है वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो काफी बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। हाफिज साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी फारूक सत्तार साहब ने कुछ मामलात पे पार्टी से दस्तबरदारी का, सियासत छोड़ने का ऐलान किया था और अभी भी उनकी जो स्टेटमेंट है कि अगर ऐसी बात है तो मैं पीछे हट जाता हूं। फारूक सत्तार साहब का पॉलिटिकल कैरियर आप क्या देख रहे हैं? क्या पीएसपी इसका फायदा ले सकती है? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाक सरजमीन पार्टी इस पूरी सूरत हाल की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। जहां तक फारूक सत्तार साहब का है, फारूक सत्तार साहब इससे पहले भी आपको पता है कि एक दफा पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, फिर सब लोग मना के आए, फिर वही सूरत हाल हुई। अब लोग बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये वही रविश है जो रविश जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब की थी कि वो रूठ जाया करते थे, लेकिन अल्ताफ हुसैन के साथ फारूक सत्तार का कोई कंपैरिजन नहीं है। फारूक सत्तार अगर ये रूठने मनाने का सिलसिला समझते हैं कि वो जारी रहेगा और उस सिलसिले में उनकी जो हैसियत है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। और वो नजर आ गया हमें इस सूरत हाल के अंदर कि अगर फारूक सत्तार रूठे हैं तो दूसरों ने भी उसी तरीके से मुंह बना लिए हैं और जो तंजीमी काम है वो कर रहे हैं। और फारूक सत्तार जो सबसे ज्यादा वीक विकेट पे खड़े हो गए हैं वो ये है कि राब्ता कमेटी ने सिंगल आउट कर दिया है कामरान टिसूरी को और उस हवाले से जो उनके इल्जामात हैं, जो उनकी बातें हैं, उसका कोई जवाब फारूक सत्तार साहब की तरफ से कोई कॉन्क्रीट जवाब नजर नहीं आ रहा। तो ये जो मैसेज जा रहा है नीचे कि आखिर कामरान टिसूरी की किन वजूहात की बिना पर फारूक सत्तार जो है वो इतना डिफेंसिव है, क्यों जो है वो यहाँ तक के फारूक सत्तार को कहना पड़ गया कि मुझे कारकुन कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको ये कहना पड़ गया कि मेरी कोई कमजोरी जो है वो कामरान टिसूरी के पास नहीं है। तो ये सिचुएशन में आके खड़े हो गए जहां उन्हें पार्टी या कामरान टिसूरी के अंदर से एक का इंतखाब करना होगा। और अगर वक्ती तौर पे जो मुझे हालात नजर आ रहे हैं यही सूरत हाल रही तो फारूक सत्तार ये कह सकते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जो आज राब्ता कमेटी ने डिसीजन लिया उसके बाद अब जो मशावरत है वो ये है कि फारूक सत्तार आखिर किस तरह से बहादराबाद आए, किस तरह से फारूक सत्तार को फेस सेविंग दी जाए। क्या ऐसा मामला हो कि फारूक सत्तार की जो इज्जत और एहतराम जिसमें फर्क पड़ा है गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान उसको किसी सूरत में बहाल किया जाए। तो राब्ता कमेटी और ये कोशिश करेगी कि वो उनकी चीजों को पूरा करे, लेकिन डेंट पड़ने हैं। अभी ये भी ख्वाजा सुहेल मंसूर जो कि बिल्कुल राइट हैंड के तौर पे उनके साथ खड़े हुए थे गुज़िश्ता 2 दिनों में, वो फारूक सत्तार का साथ छोड़ के बहादराबाद पहुंच गए। तो अगर यही सूरत हाल रहती है तो फारूक सत्तार की तरफ से मजीद लोग जो है वो टूट के राब्ता कमेटी की तरफ आते हैं, तो ये उनके लिए जाती तौर पे बहुत खराब सूरत हाल होगी। पार्टी के लिए तो ये नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच ही रहा है। इससे फारूक सत्तार क्या आप वजह क्या देखते हैं कि कामरान टिसूरी के नाम पे या कामरान टिसूरी को इलेक्ट करवाने के हवाले से फारूक सत्तार साहब बिल्कुल 1 इंच पीछे हटने से तैयार नहीं है? अपना पॉलिटिकल कैरियर या पार्टी से इतने सालों की वाबस्तगी जो उनकी रही है, या हमें जो फैसल सब्जवारी के साथ उनका एक जज्बाती गले मिलना और रोने का जो सीन हमने मीडिया के जरिए देखा, तो ये सारी चीजें क्या खत्म हो सकती हैं कि कामरान टिसूरी इतना वैल्यूएबल हो सकता है फारूक सत्तार के लिए? मेरा ख्याल है कि कुछ देर के बाद जो है वो आज अनाउंसमेंट हो जाएगी कि फारूक सत्तार के कामरान टिसूरी जो है वो सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। इसमें मुझे कोई दो राय नजर नहीं आती जब तक कि आज रात को मुझे ये अनाउंसमेंट मुतवक्के है कि कामरान टिसूरी साहब ने पार्टी के मफाद में या झगड़े से निपटने के लिए वो ये अनाउंस करें, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और चारा बचा नहीं है। जो एतराज है एमकेएम के लोगों का वो यही है कि 3 फरवरी 2017 को एक शख्स पार्टी में आता है और 1 साल के अंदर वो राब्ता कमेटी में भी शामिल हुए, वो डिप्टी कन्वीनर भी बने, उन्होंने PS 114 से इलेक्शन भी लड़ा। वो तमाम अहम मुज़ाकरात जिसमें वज़ीर आज़म हो या दीगर सियासी और गैर सियासी शख्सियात हो उसमें कामरान टिसूरी साथ साथ थे। और आप
सेनेट के मामले में भी उन्हें जो है वो फौकियत दी गई। तो ये एतराज है दूसरे धड़े का। जबकि फारूक सत्तार साहब का कहना यह है कि कामरान टेसोरी की बहुत सारी खिदमात हैं, वो उनकी जो है वो माली खिदमात भी गिनवाते हैं और उनकी वो खुफिया खिदमात भी गिनवाते हैं जिसके तहत पार्टी को शायद कुछ फवायद हासिल हुए हैं। तो ये जो खिदमात हैं इसका इल्म जो है वो फारूक सत्तार को ही है। हो सकता है कि पार्टी के दूसरे लोगों को भी कुछ इल्म हो, लेकिन ये बात साबित हो रही है कि कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर हैं जिसकी वजह से फारूक सत्तार ने अपने सियासी कैरियर को दांव पर लगा दिया है। और मैं समझता हूं कि फारूक सत्तार ने अब मामला सिर्फ कामरान टेसोरी के सेनेट के इलेक्शन का नहीं था, बल्कि मामला यह था कि फारूक सत्तार साहब ये साबित करना चाहते थे कि उनकी एक रिट है, वो पार्टी के सरबराह है और उस रिट के तहत वो जिस आदमी को चाहें पार्टी में जहां चाहें ओहदा दे सकते हैं, वो जिसको चाहें जहां चाहें टिकट दे सकते हैं। लेकिन राब्ता कमेटी ने उनके इस पूरे ख्वाब पे और अरमानों पे और उनके इस पूरे प्लान पे पानी फेर दिया है। और ये मैसेज गया है कि पार्टी की जो सुप्रीम बॉडी है वो राब्ता कमेटी है और ये फैसले जो है वो किसी फर्द वाइज के फैसले नहीं होंगे, ये मशावरत से फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज तारिक साहब, आपने ज्वाइन किया। नाजरीन, हाफिज तारिक साहब जी गुफ्तगू गाल बोल तमाम बुधी तोड़े जो फारूक सत्तार बहादुराबाद पहुंची वो मामला किए था हलन, पर असां पंहिंजे प्रोग्राम में गाल बोल कईसीं त MQM पाकिस्तान में इन्हनि मामलनि था जेके इख्तिलाफ उभरी साम्हूं आया, इहो इख्तिलाफ कीअं था निबिड़जनि, उन्हनि जो कहिड़ो तो सॉल्यूशन निकिरे, उहो त बाद जी ॻाल्हि आहे। पर जेके इख्तिलाफ साम्हूं आया ऐं जंहिं तरह जी हिक ॿिए ते जुमलेबाज़ी कई वई, कमेंट्स ॾिना विया, उहो रवैयो इहो जेको ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं इहे MQM पाकिस्तान जे लाइ केतिरियूं फ़ाइदेमंद या नुक़सानदेह साबित थियूं, इहो त ईंदड़ वक़्त ई ॿुधाईंदो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, इन ही मामले ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असांखे फोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे अॻूणे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। दिलशाद साहब वेलकम कहते हैं, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। दिलशाद साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेनेट इलेक्शन की वैल्यू क्या है, क्या तरीकेकार है, किस तरीके से सेनेट की इलेक्शन होती है? असूली तौर पर जो हमारा आवान बाला है जी, जिसको हम सेनेट कहते हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये फेडरेशन की अलामत है। चारों अपने हमारी जो इकाई है फेडरेशन की उनकी वो नुमाइंदगी करता है अवान बाला। चारों सूबों की बाकायदा एक मसावी इनकी है जो है उनकी नुमाइंदगी होती है। कौमी असम्बली में सूबाई असम्बली में मसावी नहीं होती, तो स्टेटें भी मुख्तलिफ होती हैं, कौमी असम्बली में भी सूबाई असम्बली में। लेकिन यहाँ अवान बाला बहुत बड़ा मुक़द्दस इदारा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों ने इस पर कोई इंतखाबी सलाहत के तहत इसमें कोई ऐसा कानून साजी नहीं की कि जिससे इसके इंतखाबात जो है वो साफ शफाफ हो जाए, हाउस स्टडी ना हो सके, क्योंकि इसकी तादाद मुख्तसर होती है, कम होती है। तो यहाँ जो हमारे जो सरमायाकार जो हैं वो अब अपने मफादात के हामी या लोगों को वहाँ सेनेट में भेजते हैं ताकि उससे अपने फायदे उठाएं। इस लिहाज से ये 1985 के बाद जो है हमारी सेनेट जो है वो हार्ड स्टेटिंग का शिकार हो गई। अवाने बाला की जो सही मायनों में जो तख्लीक की थी वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में अवाने बाला का तस्वर पेश किया था। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में अवाने बाला का तस्वर नहीं था, लेकिन 73 के बाद ये सही मायनों में हमारा अवाने बाला बना और ये सही काम करता भी रहा। लेकिन 1985 के बाद यहाँ इनमें पसंद नापसंद के शख्स को आदमी पार्टी में सेनेट में लाने के लिए ये हॉर्स स्टेटिंग का तरीका अख्तियार किया गया। अब जो हमारे यहाँ जो तरीकाकार आ रहा है, पहले भुट्टो साहब ने जो आइन का सही मायने में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बानी है उन्होंने 4 साल के रखा था जी, 2 साल और 2 साल 4 साल के बाद। लेकिन यहाँ जो बाद में जो हुकूमतें आती रही, गैर जमहूरी हुकूमतें आती रही, उन्होंने इसका 6 साल का दुरानिया कर दिया। अब जो हमारे जो इलेक्शन अब सेनेटर बनेंगे ये 6 साल के बनेंगे। अब 6 साल के सेनेटर बनने के लिए जो उन्होंने पैसा कमाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में फायदे उठाने हैं, तो बहुत ज्यादा कीमत लग रही है हमारे हाउस ट्रेडिंग में। हाउस ट्रेडिंग के लिए 3 हमारे हैं यूनिट। पहला है हमारा बलोचिस्तान और उसके बाद आता है खैबर पख्तूनख्वा। अब सिंध में भी किसी हद तक ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फाटा जो है वो आप हैरान होंगे तो वहाँ चूंकि 4 सीटें सेनेट की खाली हैं और 12 जो उनके जो फाटा के मेंबर है सूबाई असम्बली उन्होंने इनका मुंतखब करवाना है, तो वहाँ 1.5 अरब तक बात पहुंच रही है। 1.5 अरब में एक सेनेटर बनेगा। तो आप ये देखेंगे जो 1.5 अरब का पैसा खर्च करके वो सेनेटर बनेगा तो फिर वो खैबर जो हमारी एजेंसी से लेकर कराची तक हशीश ही बेचेगा ना, कोकीन बेचेगा, हशीश बेचेगा या बाकी जो है मंशियात की तरह कारोबार करेगा या असले की जो है वो असेंबलिंग करेगा, इससे फायदा पैसा उठाएगा ना। आप ये पूछेगा आप 1.5 अरब रुपया
खर्च करके आप सेनेटर बने हैं, तनख्वाह तो आपकी 80,000 रुपये महीने की। तो अब वो देखें उससे ये फायदा उठाते हैं। जैसे हमारा बदकिस्मती है, जैसे हमारे बाला ने हमारी कामसाजी भी करनी होती है, इसी तरह अब ये सिंध में देखें। अब सिंध में ठीक ठाक सिस्टम जा रहा था, लेकिन NQM में जो इख्लाफ पैदा हो गए, इसकी बना पर 2 ग्रुप बन गए। अब 2 ग्रुप अगर कमजोर हो जाते हैं, उनके अंदर पार्टी डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, तो 3 सेनेटर बनेंगे आपके NQM के। 4 बनना मुश्किल है, 3 है उनमें। अब 3 बनने के लिए पैसा लगेगा। पैसा जो है मुख्तलिफ पार्टियां जो आजाद खड़े कर दिए गए हैं जरदारी साहब ने अपनी हिकमत अमली के तहत, तो वो मुमकिन है इन्हीं से वोट खरीद कर वो 3 जो है वो आजाद उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे और बाद में वो पीपल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ एक सिंध में जो 3-4 सीटों से ज्यादा गड़बड़ नहीं होनी। बलोचिस्तान में एक सीट है, 8 या 9 सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, तो एक सेनेटर बन जाएगा। तो वहाँ जो हमारी कराची के, दुबई के, बाकी ममालिकों के जो हमारे अरब खत्म जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनकी निगाहें पड़ी हुई है बलोचिस्तान पर। और वहाँ सबसे बड़ा है ग्वादर। तो वहाँ ग्वादर में हाउस स्कीमें भी आनी है। बलोचिस्तान में रैपिड जो हमारा एक है मामला मनसूबा, जिस पर जो हमारा अरबों डॉलरों का सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सारे वहाँ मौजूद हैं, उस पर कब्जा करने की साजिश करेंगे। यही हमारे कौम जो है दिलशाद साहब, बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ किया, और फाटा के हवाले से जो आपने इतनी पॉइंट आउट किया, हमें बहुत बड़ी रकम है, जाहिर है वही कुछ होगा जो आपने फरमाया। मुझे जरा ये क्लियर कर दें कि लॉ क्या कहता है। जिस तरह MQM जो है अब वो डिवाइड हो गई है, तो ये कहा जा रहा है कि राब्ता कमेटी जो सर नॉमिनेट करेगी टिकट्स के हवाले से, उन्हीं को दिया जाएगा पार्टी की तरफ से टिकट, या फिर जो पार्टी सरबराह है, क्योंकि पार्टी रजिस्टर है फारूक सत्तार साहब के नाम पे। तो इलेक्शन कमीशन इस पे लॉ क्या कहता है कि किस तरह से ये तरीकेकार होगा? देखिए, लॉ में तो बड़ा आसान तर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ठीक है कि वो तमाम पार्टियां जो रजिस्टर्ड होती है उनका कॉन्स्टिट्यूशन मंगवाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का हर पार्टी का अपना तैयार करता होता है, ख्वाह जो भी पार्टी है, मुस्लिम लीग हो या जरदारी पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो। अब अगर इस पार्टी के बना पर ठीक है रजिस्ट्रेशन, तो डॉक्टर फारूक साहब ने एज ए चेयरमैन या सदर जो है वो उन्होंने करवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम सदर को हटा सकते हैं, और सदर को हटाने का तरीकाकार तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है जो पार्टी पेश करती है। अब यहाँ असूली तौर पर ये समझना चाहिए MQM के नाराज ग्रुप को कि वो दस्तखत वही करेंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का ही दस्तखत चलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर के पास, कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि पार्टी का सरबराह जो है वो टिकट अवार्ड जो है वो देगा, टिकट देगा, दस्तखत पार्टी के सरबराह को होते हैं। अब अगर पार्टी का सरबराह डॉक्टर फारूक साहब है, उन्हीं का खत जो है उसी की बुनियाद पर वो पार्टी टिकट जो है उनको दिए जाएंगे। अगर उनका खत नहीं लिया जाएगा तो देख सकते हैं कोई रुकावट नहीं है, लेकिन MQM का लेबर नहीं लगेगा। MQM का लेबर लगेगा जिस पर दस्तखत होंगे डॉक्टर फारूक साहब के। अब तब देखने राब्ता कमेटी ठीक है, अब सदर को हटा सकती है, सबोदोश कर सकती है। इस तरह नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी को टिकट दिए, मैंने खुद देखे हैं, वो दस्तखत नवाज शरीफ साहब के हैं। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह हैं, उनके दस्तखत मैंने देखे हैं। इमरान खान ने दस्तखत किए, वो पार्टी के सरबराह है, और जब तक सरबराह है दस्तखत उन्हीं के चलेंगे एक लेटर के ऊपर। तो अभी राब्ता कमेटी है कि हमारे दस्तखत चलेंगे, वो दस्तखत तो इलेक्शन एक्ट की वर्दी है, तो इस वो इलेक्शन कभी तस्लीम ही नहीं करेगा उन खत को। असली तौर पर जब तक डॉक्टर फारूक सदर हैं तो दस्तखत वहीं के चले। हाँ, आप इनको आप सबकदोश कर दें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को यह किया कि हमने इनको सबकदोश कर दिया और हमने 100 आदमी को अपना चेयरमैन बना लिया, फिर उसके दस्तखत चलेंगे। अच्छा दिलशाद साहब, मुझे बताइएगा, गैर जमहूरी हुकूमतें आई, आपने कहा कि सेनेट के जो मेंबर का दौरानिया 4 साल से 6 साल तक बढ़ा, लेकिन तब्दीलियां तो आती रही, लेकिन कोई मुस्बत तब्दीली क्यों नहीं आ सकी? कोई ऐसा लॉ क्यों नहीं ला सके कि मेंबर जो हों सेनेट के वो डायरेक्ट इलेक्ट हों? ये हार्स ट्रेडिंग का जो मामला है वो कम से कम होता जाए, ये इसकी गुंजाइश ही न रहती, ये पॉजिटिव तब्दीली क्यों नहीं आ सकी? ये इनकी बदनीति थी। ये ज़ाहिर है कि इनकी अपनी बदनीति थी। वो ये समझ रहे थे कि अगर हमने इसको तरीक़ाकार हमने ही तजवीज़ दी थी, मैंने आज फेडरल सेक्रेटरी तजवीज़ दी, रिकॉर्ड पे मौजूद है, रब्बानी साहब गवाह हैं
हमने ये तस्वीर यूसुफ गहानी साहब को पेश की थी जब प्राइम मिनिस्टर थे। हमने कहा था इसका सेनेट का इलेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए आप इसको डायरेक्ट कर, इस तरह प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है या चीफ मिनिस्टर का होता है उसके मुताबिक कर दे, यानी ओपनिंग बैलेट कर दे ना आप, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का होता है। ये बड़ा आसान तरीका है, आईएमएफ हल्की सी तरमीम कर रही है कि थ्रू ओपनिंग बैलेटिंग, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके बाद अब ये मौजूदा बनी थी इंतखाबी इस्ताद में कि हमने इसार साहब को भी कहा, सबको लिख कर भेजा, अपने तजर्बे की बताई। हमने कहा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ इलेक्शन होते हैं सेनेट के साथ हमने बकायदा तमाम साथों को तब्दीली करने की हमने बिल बना के पेश किया, लेकिन की नीयत में खतूत था, उन्होंने ये नहीं हुआ। इसके बाद आज आप अरबों रुपए में खेल रही हैं, आपकी हाउस ट्रेडिंग हो रही है। तो ये हुकूमत के लिए हमारी सारी सियासी पार्टियां इसमें शामिल है, उन्होंने इस पर इंतखाबी इस्ताद को गौर ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने इनको बहुत अच्छा मौका दिया था, इंतखाबी इस्लाहात पे अपने बड़े अच्छे फैसले करवा लें, देखो वो ज़ाया कर दिया उन्होंने आप इस सियासत के मुताबिक या मफादात के तहत। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, फोन पे अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, अॻूणो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद असां सां गॾु, जंहिंजो चवणु हो त तब्दीलियूं त ईंदियूं रहियूं, पर हाउस ट्रेडिंग खे ख़त्म करण जे लाइ जेका मुस्बत पॉज़िटिव तब्दीली अचणु घुरिजे आहे, उन जे लाइ सियासी पार्टियुनि जी नीयत साफ़ न हुई, जंहिंजे करे हाउस ट्रेडिंग ख़त्म न थी सघी, जंहिंजे करे फाटा उन्हनि चयो त सभ खां नंबर 1 ते आहे, बलोचिस्तान आहे, KPK आहे, सिंध में कंहिं हद ताईं आहे, जंहिंजो मिसाल MQM में इहो जेको ॾफेड़ वारी सूरत हाल आहे MQM पाकिस्तान में उहे आहे, ऐं मेंबरनि खे ख़रीद करण जी कोशिशि कई पई वञे, जंहिंमें फाटा में जे मेंबरनि जो जेको ॿोली लॻाई पई वञे या उन्हनि खे जेको ऑफर कई पई वञे उहो अरबन रुपयनि में आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, वक़्तु है मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो।